Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. एंड सो स्टूडेंट्स आई थिंक आप कंफ्यूज्ड होंगे कि मैम तो ऐसे बोल रहे थे कि भाई 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो अचानक से जियो में कहाँ से चले गए, नेचुरल वेजिटेशंस कैसे ले लिया। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगा आप कंटिन्यूसली चैप्टर 4 चैप्टर 5 जो है रिलेटेड टू हिस्ट्री, दैट क्विट इंडिया मूवमेंट, देन आफ्टर दांडी मार्च, और ये सारे कंटिन्यूसली आपने वही चैप्टर पढ़े हैं जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा आप थोड़े से बोर होते रहेंगे कि भाई कंटिन्यूसली साइमन कमीशन, नेहरू कमेटी रिलेटेड टू फ्रीडम, यही चैप्टर पढ़े हैं। एंड देन आफ्टर अगेन फिर से हम पढ़ेंगे वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो उस चैप्टर में भी यही है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जो वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड था। तो इसमें भी स्टार्टिंग में सारे वही है कि भाई किस तरह से वर्ल्ड वॉर हुआ, देन आफ्टर डिवाइड हुए तो कौन सी कंट्रीज जो थी जिन्होंने अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया, देन यूनाइटेड नेशन में क्या फॉर्म वगैरह हुआ, एंड देन आफ्टर कोल्ड वॉर कंटिन्यू चला था। उसके बाद वर्ल्ड जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ग्रुप्स में। तो कंटिन्यूसली आई थिंक लगा मुझे कि आप वही पढ़ते रहोगे तो थोड़े से बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने चैप्टर 17 ले लिया, नेचुरल वेजिटेशन। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगेन हम हिस्ट्री में वर्ल्ड आफ्टर 1945 ले लेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा पहले के रिलेटेड ही था। एंड इन द लास्ट जो टॉपिक है इसमें, दैट इंडियाज रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही चुका है लास्ट सेमेस्टर में, दैट इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल। सो आई थिंक मुझे लगा आप कंटिन्यूसली वही पढ़ोगे तो थोड़े से बोर हो जाओगे। तो मैंने एक छोटा सा एंड वेरी इजी चैप्टर, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, वो लिया, जिसमें इंटरेस्टिंग भी है, पूरा का पूरा ट्रीज़ के बारे में है, फॉरेस्ट के बारे में है, एंड अपने इन्वायरमेंट को हमें कैसे सेव करना चाहिए, किस तरह से क्या कहाँ पे ग्रो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको भी चेंज लगेगा एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। अब इस चैप्टर में क्या है कि वेजिटेशन मीन्स ऑल अबाउट टू रिलेटेड अ प्लांट, राइट। प्लांट के रिलेटेड ही सब कुछ हो के भाई किस तरह से कहाँ कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंड कहाँ क्या क्या उगता है, कौन से फॉरेस्ट के नेम होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये भी हमने थोड़ा सा पढ़ ही लिया है लास्ट ईयर। जैसे कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो रेन फॉरेस्ट, डेजिसियस फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, that is desert vegetation also, then forest that is grassland and mangrove forest, ये भी हमने थोड़ा तो लास्ट टाइम भी पढ़ लिया था, बट इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डीपली कि कहाँ क्या होता है। फाइन, सो shall we start now? So vegetation is an important part of human life. It is very difficult to imagine life without vegetation. It is important to has been accepted by our ancient scriptures, by the modern science. India has a large diversity of natural vegetation in terms of vegetation diversity. India holds the 10th position in the world and 4th in Asia. A forest is a group of trees, and those trees which grow in its natural condition without human help are called forest. अभी देखो एक बात तो है, वेजिटेशन के बिना तो हम अपनी लाइफ भी इमेज नहीं कर सकते, राइट। अगर कहीं पे ग्रीनरी ही ना हो, राइट, प्लांट्स वगैरह उगे नहीं, तो सोचो कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट और इन सब की वजह से ही आज हम सरवाइव करते हैं। आपको क्या कहते हैं वो, बिकॉज वी आर गेटिंग द ऑक्सीजन्स ऑल्सो हियर। सो विथाउट फॉरेस्ट हम अपनी लाइफ इमेज नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं घूमने जाते हो, राइट, हम हिल स्टेशन की बात करते हैं या फिर हम कोई ग्रीनरी चीज़ की बात करते हैं, तो हम साउथ की साइड जाएं या माउंटेनियंस रीजन में जाएं, तो आपने देखा ही होगा कि जहाँ पे माउंटेनियंस रीजन होते हैं, माउंटेन्स के साथ साथ वहाँ पे आपने ग्रीनरी भी देखी होगी।
जैसे कि कोई हिल स्टेशन जाता होगा ना, तो आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली हिल में क्या होता है कि रोड्स जो होते हैं वो हमारे कंटिन्यूसली राउंड राउंड होते हैं। राउंड राउंड के होने के साथ वहाँ पे घने घने आपको जंगल भी दिखाई देंगे जो टोटली ग्रीन होते हैं, राइट। तो माउंटेनियस रीजन्स में भी जाओगे तो ये जो ग्रीनरी है वो दिखाई देगी। देन आफ्टर साउथ के साइड चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिखाई देंगे, राइट। अगर वेजिटेशन ही नहीं होता, फॉरेस्ट ही नहीं होते, तो सो मेनी काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स आर देयर, ठीक है, जो नेचुरोपैथी पे डिपेंड्स होते हैं, ठीक है। एलोपैथी भी देखने जाओ तो थोड़ी थोड़ी तो नेचुरल से ही बनती है। नो डाउट एलोपैथी में पूरा का पूरा नेचुरल नहीं आता, बट नेचुरोपैथी जो होती है जो टोटली नेचुरल से ही बनती है, दवाइयाँ वगैरह, तो वो भी हमें कहाँ से मिलती है, इन सब जगहों से ही मिलती है। अगर ये चीज़ें होती ही नहीं तो हमें कहाँ से मिलता, पहले से ही थोड़ी एलोपैथी चली आ रही है ना। पहले तो आयुर्वेदिक में ही जाते हैं ना लोग, नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करते थे, ठीक है। वैद्य को बुलाते थे, पहले तो डॉक्टर्स भी नहीं होते थे, वैद्य को बुलाते थे। वही देखा होगा आपने कि भैया ना लेप लगा के चले जाते, किसी को जख्म लग गया हो, आपने देखा होगा कोई पुरानी पिक्चर्स में या माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि लेप लगा के जाते। तो ऐसे थोड़ी होता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा नेचर से हमें मिलता है। चलो ये तो छोड़ो, अगर हमें कोल्ड कॉफ वगैरह भी हो जाता है तो हम चाय पत्ती में भी क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, सोचो। तुलसी के पत्ते डालते हैं ना, तो तुलसी क्या है, एक नेचुरली चीज़ है ना, राइट। तुलसी को ऐसा हम होली भी क्या कहते हैं कि पूजा भी करते हैं, हम तुलसी माता बोलते हैं ना हम। तो और तुलसी का जो होता है पौधा, उससे हम क्या लेते हैं, प्लांट जो होता है वो, अगर हम कफ या हो जाए या कोल्ड कुछ भी हो जाए तो बोलते ना तुलसी के पत्ते मुंह में डाल दो तो चला जाएगा, ऐसे। या चाय में भी कभी कभार इफेक्ट के लिए तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। देन आफ्टर जिंजर वाली चाय जो अदरक वाली होती है वो भी हम पीते। तो ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमें नेचुरल वेजिटेशन से मिलती है। पर अगर सोचो ये चीज़ें ही नहीं अवेलेबल होती तो हम पहले से सरवाइव कैसे करते, राइट। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। और फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे विथआउट ह्यूमन की हेल्प की बिना जो भी प्लांट्स ट्रीज उगते हैं वो ऐसे ही नेचुरली ग्रो करते हैं। सेकेंडली वो ग्रो तो करते हैं पर वो हमारे लिए हेल्प भी इतनी होती है, वो हमें हेल्प भी इतनी करते हैं। और एक चीज़ में हम बार बार क्यों बोलते हैं सेव ट्रीज सेव ट्रीज सेव ट्रीज, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसे हो गया है कि चीज़ें जो है हमारी वो क्या कहते हैं कि भाई प्रॉपरली हम क्या कर रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थ्रू जाते जाते ज़मीनों को काट रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट किसको आ रही है, फॉरेस्ट वगैरह को आ रही है। अब जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतने तो हमारे फॉरेस्ट भी नहीं होंगे और उतने होने भी नहीं चाहिए, तो हम रहेंगे कहाँ पे, वो भी एक डेंजरस चीज़ हो गई। बट उसका 40% तो होना चाहिए। अगर 60% पॉपुलेशंस को गिने तो 40% तो होना चाहिए। इसीलिए बार बार क्यों बोलते हैं कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। फॉरेस्ट हमें उगाने जो ट्रीज वगैरह जो होते हैं वो हमें कंटिन्यूसली ग्रो करने चाहिए, है ना। हम इन्वायरमेंट डे बनाते हैं, कौन सा डे होता है, 5 जून, राइट। तो वो किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं कि हमें मोर एंड मोर क्या करना चाहिए, ट्रीज़ को उगाना चाहिए। तो हम हमारी लाइफ जो है वो विथआउट वेजिटेशन इमेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक देखो वन थिंग इज दैट कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ है ना कंटिन्यूसली। हमने स्फीयर्स के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड 8th में, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फियर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो एक दूसरे की चेन के साथ कंटिन्यू है, हम इस चेन को क्या ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। ये चेन जो है हमारी वो कंटिन्यू चेन है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वेदर इट इज़ ह्यूमन बीइंग और वेजिटेशन या कुछ भी चीज़ हो, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ट्रस्ट थिंग जो होता है ना, हम बस बोलते हैं कि एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन पे करना ही चाहिए,
ना करे तो कैसे सर्वाइव हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोरोना हुआ, राइट, तो मार्केट से लेके, होलसेलर से लेके, रिटेलर से लेके, मैन्युफैक्चर से लेके सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। अब वो चेन ही हमने बंद कर दी तो लोगों को कितना इफेक्ट हुआ। उसी तरह से वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन लो या कोई भी नेचुरल चीज़ लो, हम लोग एक दूसरे की चेन के साथ क्या है, बंधे हुए हैं। हाँ, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वैसे हम इंडिपेंडेंट मानते हैं बट कहीं ना कहीं हम डिपेंड हैं। तो आज हम पूरा का पूरा इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, ठीक है। Now, natural vegetation. The diversity in natural vegetation of India is created due to the following reasons: relief features, soil, temperature, insolation, then after rainfall and humidity. अब देखो vegetation जो है, हमारे जो plants को जो चीज़ें चाहिए वो किसकी वजह से क्या होता है। एक तो हमारी soil का जो fertility होती है, राइट, वो होती है। then after वो आधा टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। ज़्यादा सन चाहिए होता है, ज़्यादा सन की लाइट चाहिए होती है, कम चाहिए होती है, वो उस पर डिपेंड होता है। पानी पर डिपेंड होता है, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका जो कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, उन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट ही कोई भी चीज़ जो होती है वहाँ पे ग्रो करती है। ये फीचर्स हैं उसके, फाइन। ये क्या है, ये रीजंस बोल दो तो रीजंस ही समझो कि भाई ये जो चीज़ें होती है उस रीजंस की वजह से, और ये जो रीजंस समझो या फीचर्स भी मैं तो कहती हूँ समझ ही लो, क्योंकि ये जो चीज़ें हो उसकी वजह से ही वहाँ पे कोई न्यू क्रिएशन होता है। अराइवल क्या होगा, कोई भी कंडीशन वहाँ पे होना ज़रूरी है, राइट। कोई चीज़ की न्यू बिगनिंग कब से होती है, जब वो चीज़ पे, वो लैंड पे वो चीज़ें अवेलेबल हो, राइट। तो वो चीज़ें हो तो ही तो वो कुछ न्यू होगा वहाँ पे होगा। ट्रीज जो है, फॉरेस्ट जो है, वो ऐसे ही ग्रो नहीं करते, कोई तो चीज़ वहाँ पे होगी ना, भले सालों पुरानो, हमें तो पता भी नहीं होगा वो कब से होंगे, बट उस जो लैंड में जो चीज़ें अवेलेबल होगी उसी थ्रू तो वो कंटिन्यू ग्रो करते जाएंगे। एंड ईयर्स टू ईयर इतने पुराने घने बनते जाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें पे डिपेंडेंट होती है। ड्यू टू द डाइवर्स relief like mountain, plateaus, plain, desert, etc., a diverse pattern in the vegetation is seen in India. There are different soil, alluvium, black, mountain, desert type, etc. in India. The variation in soils are create a difference in vegetation. The difference in temperature, humidity in cold Himalaya region, southern peninsula region, variations and vegetations, the insolations over any place depend on its latitude, altitude. Vegetations grow faster where there is more rain and insolation. Thus, there is a diversity in vegetations due to the sunshine. Rainfall distributions in India is also unequal, which in turn causes a diversity in vegetation. देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सारी चीज़ें डिफरेंट प्लेस पे अवेलेबल होगी तो ही तो कोई न्यू होगी ना, शुरुआत होगी। अब देखो, प्लेन्स ले लो, माउंटेन रीजन्स ले लो, प्लेटाउस ले लो या डेजर्ट ले लो, तो वहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, सोइल है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी, ये जो कंडीशंस वेदर क्रिएट करेगा वो वहाँ पे होगी, प्रेजेंस होगी तो ही तो क्या होता है कि ग्रो होगा ना, कुछ नहीं चेंज होगा ना। तो जैसे कि डिफरेंट सॉइल्स का नाम ले लो, एल्यूविलियम, ब्लैक, माउंटेन, डेजर्ट, देन आफ्टर डिफरेंट जगह, जैसे कि माउंटेनियस रीजन ले लो, प्लेट हाउस ले लो, प्लेन्स ले लो, हर एक जगह पे उसकी कंडीशन, उसका वेदर डिफरेंट होगा, राइट। जैसे कि हम नॉर्थ में जाएं और अगर हम वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ की साइड आप जम्मू एंड कश्मीर जाओगे या हिमालयस की कोई भी प्लेस ले लो, नॉर्थ ईस्ट भी ले लो, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वालों को इतनी ठंडी का जो होता है वो इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का क्लाइमेट, दोनों का जो वेदर होगा ऑलमोस्ट उनको सेम लगेगा। बट सिमिलरली अगर आप उन दोनों को, नॉर्थ को वेस्ट में कन्वर्ट करो तो वेस्ट में आपको ये चीज़ें, ये वेदर, ये कंडीशन मिलेगी जो आपको नॉर्थ में मिल रही है? नहीं, वहाँ पे आपको माउंटेनियस रीजन मिलेंगे। नॉर्थ के साइड जाओ, ठंडी ज़्यादा मिलेगी,
राइट, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, वहाँ का जो वेदर होगा वो चेंज लगेगा कंपेयर टू वेस्ट, राइट। तो अगर इंसान के कॉम्प्लेक्शन में वेस्ट के ले लो, साउथ के ले लो, और नॉर्थ के ले लो, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के ले लो, इतना चेंजेस आपको एक पर्सन में चेंजेस मिलेंगे, वेदर इट इज़ कॉम्प्लेक्शन, वेदर इट इज़ फीचर्स, एनीथिंग। तो सोचो कि यही चारों के साइड जो वेजिटेशन है हमारा, वो कैसे सिमिलर होगा? ऑब्वियसली नहीं, वहाँ पे भी इतना ही डिफरेंट हमें मिलेगा जैसे हमें हमारे पर्सन्स में मिलता है। लोगों में आपको डिफरेंट डाइवर्सिटी मिलेगी ना, लोगों में डिफरेंट डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई देगी। तो सिमिलरली जो है वो वेजिटेशन में भी आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाने की बात करें तो नॉर्थ और साउथ का खाना हम सेम खा सकते? ऑब्वियसली नहीं, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली वैसे ही हम बात करें वेजिटेशन में, तो वेजिटेशन में भी फॉरेस्ट की बात आए तो वो भी आपको हर एक जगह पे कंडीशन और वेदर के हिसाब से क्या होगा, डिफरेंट ही मिलेगा। नाउ अंडरस्टूड? सो पहली बात तो ये कि इंडिया का जो पोजीशन है, 10th पोजीशन होल्ड किया है इन द वर्ल्ड, किसमें? डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में, राइट। 10th पोजीशन होल्ड किया है इन द वर्ल्ड, एंड 4th पोजीशन होल्ड किया इन द एशिया, किसमें? नेचुरल वेजिटेशन में, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ वेजिटेशन डाइवर्सिटी। अगर मैं आपको बोलूँ कि बायोडाइवर्सिटी में उन्होंने कौन सा रैंक होल्ड किया है, तो 6th पोजीशन होल्ड किया है। देखो ये 9th में सेमिस्टर वाइज नहीं होता है, हाँ, उसमें फर्स्ट टर्म हुई, सेकंड टर्म हुई, थर्ड टर्म हो तो उसमें सारा का सारा आपका कोर्स आ जाए। तो ऐसे नहीं है कि फर्स्ट टर्म गई तो सब भूल गए, चलो जाने दो जो भी हुआ, अब टर्म 2 की बात रखो, नहीं, इसमें पूरा का पूरा आपको आएगा। फर्स्ट टर्म भी आएगा तो क्या पता सेकंड टर्म में भी फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स रिपीट हो सकते हैं, बिकॉज आपने जो राउंड एग्जाम दी, राइट। तो जो राउंड एग्जाम दी उसमें टर्म कितने मार्क्स की थी? 50 मार्क्स की थी, फाइन, उसमें 80 मार्क्स के नहीं थे। सो उस पर डिपेंड ही मत रहना जो पहला था वो भूल गए। इसलिए मैंने अगेन फिर से आपको रिमाइंड दिया कि 18th चैप्टर में हमने वाइल्ड लाइफ का जो पढ़ा था उसमें बायोडाइवर्सिटी में 6th पोजीशन होल्ड की थी। और नेचुरल टर्म्स ऑफ वेजिटेशन, अगर हम टर्म्स ऑफ वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो इंडिया ने 10th पोजीशन होल्ड की है, एंड एशिया में 4th पोजीशन होल्ड की है, फाइन। नाउ अब आगे, there are about 5,000 varieties of tree in India, out of which 450 trees are useful commercially. Besides, about 15,000 flowering plant and also grow which form about 6% of the world. Non-flowering plants like fern, algae, moss, etc. are also available in our country. India is famous since ancient time for the herbal plants. About 2,000 medicinal plants are described in the Ayurveda. Thus it can be said that India has a diversity in vegetation. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर वेजिटेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो हमें आयुर्वेदिक से इतना प्लांट का जो मिलता है वो हमें नहीं मिलता। अभी देखो 5,000 ऑफ वेराइटीज ऑफ ट्रीज में 2,000 तो सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स हैं इन आयुर्वेदा, जो हमें कोई भी बीमारी से बचाता है। आप ले लो एलोवेरा, ले लो, राइट, एलोवेरा ले लो तो आपको एलोवेरा में भी आपको पता चलेगा कि कहीं पे भी आपको राइट रैशिश वगैरह हुए हैं या कंटिन्यूसली आपको खुजली वगैरह आती है तो बोलते हैं ना एलोवेरा जेल लगा दो। वाई? क्योंकि वो हमें पूरी की पूरी बॉडी को ठंडक पहुंचा देती है। अब कभी किसी को हाथ में या पैर में खुजली कंटिन्यू होती है, राइट, तो वो जलता रहता है, तो आप अगर उसमें एलोवेरा जेल लगा लोगे तो उसमें आपको वो रिलीफ देगा। एंड सेकेंडली बोलते भी हैं, देखो आपने नॉर्मली ऐड वगैरह में भी देखा होगा, एलोवेरा ऑयल आता है इवन दो, एंड ऑयल बोलते हैं एलोवेरा जेल भी यूज़ करो फॉर हेयर, फॉर अगर आपको डैंड्रफ हो गया बालों में ज़्यादा तो भी बोलते हैं एलोवेरा जेल यूज़ करो, राइट। देन आफ्टर है ना उसका ऑयल आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें प्लांट से मिलती है तो वो कहीं ना कहीं यूज़फुल ही है हमारी बॉडी के लिए भी। और सेकेंडली इट वॉज नेचुरल।
नेचुरल चीज़ है, नेचुरली यूज़ की होगी। अगर एलोवेरा जेल बाहर से लेने जाओ, इट्स बेटर टू यूज़ फ्रॉम योर प्लांट। अगर घर पे अगर उगाया हो उससे करो तो और भी इफेक्ट आए आपको। तो ये जो चीज़ें हैं वो नेचुरली, जैसे कि मैंने आपको तुलसी के पत्ते का बोला, तो इन सब का बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, राइट। ये जो चीज़ें इफ़ेक्टिव होती है, तो उसमें से हमारे 2000 जो मेडिसिन प्लांट्स हैं इन आयुर्वेदा, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया को है वो डाइवर्सिटी है वेजिटेशंस में। नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, अगर हम टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस की बात करें तो ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट। एज आई टोल्ड यू, क्लाइमेट वेदर जो भी हो कंडीशन उस पर बहुत डिपेंड करता है। In the region of identical climate, the vegetation seen is mostly identically. Region of such ecological similarities are called the natural vegetations regions. Right? This is a definition. You should remind this that the existence and growth of any vegetation depends on climate of a region. In the region of identically climate, the vegetation seen is mostly identical. Region of such ecological similarities are called a natural vegetations region. Fine. On the basis of altitude, soils, rainfall differentials, temperature, the natural vegetations regions can be divided into 5 types. कितने types में divided है? 5 types. Now which are they? That is tropical rainforest, tropical deciduous forest, tropical desert forest, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 टाइप्स के फॉरेस्ट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। नाउ व्हाट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन where annual rainfall exists 200 centimeter and temperature is more than 22 degrees Celsius. Such a forests are found in heavy rainfall of Western Ghats, Lakshadweep, Andaman Nicobar Island, upper region of Assam, coastal Tamil Nadu, etc. Trees are found here: mahogany, ebony, rosewood, rubber, etc. अभी देखो हम पहला पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी यहाँ का है, वहाँ पे ह्यूमिड क्या होती है? हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। अब देखो यहाँ पे मैंने रेड लाइन यूज़ की है, उससे आपको ये जो वर्ड्स है वो याद रहे। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम पढ़ें तो ये जो है कहाँ फाउंड किया गया है? तो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन अंडरलाइन किया हुआ है। देन आफ्टर एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। देन आफ्टर टेम्परेचर टू 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, कहाँ? हैवी रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स, कहाँ? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अपर रीजन्स ऑफ आसाम एंड कोस्टल ऑफ तमिलनाडु। ट्रीज अगर मैं बात करूँ तो मेगनी, इबोनी, रोसवुड एंड रबर एक्सेट्रा आपको मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक। Trees are about 60 meters tall or even more. There is more humidity due to the scrub. There is no reason like autumn. As these trees are evergreen, the forests are also called the evergreen forest. देखो इस फॉरेस्ट को दूसरा नाम कौन सा दिया गया है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। वाई इट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट? बिकॉज यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली, एक तो मोस्ट मोमेबिलिटी और रेन फॉरेस्ट नाम क्यों दिया गया है इसको रेन फॉरेस्ट? क्योंकि कंटिन्यूसली जो रेन होती है ना, वो उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है कंटिन्यूसली, उस रीजन में आपको रेन ज़्यादा मिलेगी। सेकेंडली, यहाँ के ट्रीज जो होते हैं 60 मीटर टॉल। फाइन। ये जो जंगल होते हैं ना वो बहुत घने टाइप होते हैं, राइट। घने मतलब जो ट्रीज वगैरह होते हैं एक दूसरे से बहुत ही घना जंगल होता है ना, लाइक स्पेस बहुत कम दिखेगी और ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। एवरग्रीन मीन्स मतलब ग्रीन ही ग्रीन दिखे। नो डाउट बाकी फॉरेस्ट में भी ग्रीनरी दिखती है, बट आपको कहीं ना कहीं स्पेस दिखी जाएगी, पूरे घने भी नहीं होंगे। बट ये जो है वो 12 मंथ्स घने ही रहते हैं और वहाँ पे आपको जो स्पेस होती है ना वो बहुत कम दिखेगी, ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो।
देयर इज नो सीजन लाइक ऑटम, यहाँ पे कोई भी सीजन लाइक ऑटम या कोई भी सीजन यहाँ पे लागू ही ना पड़े, बिकॉज यहाँ पे आपको 12 के 12 मंथ्स ग्रीनरी ही दिखेगी एंड घने ही जंगल दिखेंगे. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो. फाइन. Now you can see here is the map and here is the picture of tropical evergreen forest. And tropical evergreen forest का आपको पिक दे रखा है, वो है डार्क ग्रीन. पूरा डार्क भी नहीं है, थोड़ा सा लाइट है. अब वो हम देखेंगे कहाँ कहाँ है. नाउ मैंने यहाँ पे आप थोड़ी सी रेड लाइन की है, देखो पूरी तो प्रॉपर मेरे से भी नहीं हुई है, बट आपको हाईलाइट करने के लिए मैंने थोड़ी सी रेड लाइन दिखाई है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर है, हियर इट इज गिवन इन द बॉक्स, ग्रीन, नॉर्मल नेचुरल ग्रीन, देन लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्राउन एंड लाइट से भी थोड़ा सा लाइटेस्ट अगर हम बात करें तो लाइट ग्रीन. फाइन. जो पिस्ता कलर में जाता है. ये क्या दे रखी है, स्केल लाइन दे रखी है, उस हिसाब से इस मैप में हम करेंगे. तो अगर मैं बात करूं एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो नॉर्मल नेचुरल ग्रीन में चले जाओ, जैसे कि हमने आसाम के साइड पढ़ा, राइट. तो आसाम ऑलमोस्ट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने देखो कहाँ किया है, और वहाँ के कोई रीज़न में पूरी की लाइन जो की है रेड की है. और इस साइड चले जाओ, और लक्षद्वीप हमने पढ़ा था, राइट. तो उसी साइड हमने थोड़ी सी लाइन की है, उस साइड हमने देखा है कि इस साइड पे एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड किए जाते हैं. फाइन. ये मैप भी मैं पूछ सकती हूँ, सो ये मैप भी ध्यान से देखना. फाइन. अब हम बात करेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट की. अब डेसिडियस फॉरेस्ट का आप देखो कौन सा है, लाइट ग्रीन, नॉर्मल लाइट ग्रीन. तो वो भी मैं आपको पहले मैप में एक्सप्लेन कर डालती हूँ. अब वो देखो थोड़ा सा, ये जो फॉरेस्ट है उसका जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है. इवन दो इस फॉरेस्ट को भी मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. अगर मैं आपको ये फॉरेस्ट की बात करूँ तो अब ये फॉरेस्ट है, ये मैंने ब्लू से किया है ताकि आपको पता चले. फाइन. अब ये जो फॉरेस्ट का मैंने किया ब्लू से किया, अब वो देखो ये जो है वो मोस्ट ऑफ कवर करता है पार्ट इंडिया में, एंड इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. तो इसका पार्ट देखो ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, एंड इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जा सकता है. तो ये मैंने पूरा का पूरा जो लाइट ग्रीन में किया गया वो मैंने आपको पूरा ब्लू में करके दिखाया ताकि आपको पता चले. देन आफ्टर अगर हम बात करें माउंटेन फॉरेस्ट की, जो डार्क ग्रीन में दिखाया गया है वो आपको नॉर्थ ईस्ट के, सोरा ईस्ट के साइड ही और ऊपर नॉर्थ के साइड पूरा का पूरा मिलेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे माउंटेनियस रीजन ज़्यादा होते हैं, राइट. मैंने आपको पहले ही बोला था कि माउंटेन जो होते हैं वहाँ पे भी आपको ग्रीनरी ज़्यादा मिलती जाएगी. तो नॉर्थ में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको नॉर्मल डार्क ग्रीन में देख रहे हो वो ज़्यादा मिलेंगे. देन आफ्टर अगर हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की और थॉर्न फॉरेस्ट की, तो मैंग्रोव इतने नहीं मिलेंगे, थोड़े से ही मिलेंगे आपको, कम. जो सी कोस्ट में पाए जाते हैं वो वाले, वो जो ब्राउन कलर में किए गए हैं. देखो यहाँ पे छोटी सी ब्राउन कलर की दे रखी है, वहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर से ब्राउन कलर आपको दिखेगा, वहाँ पे की गई है. देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ थ्रोन फॉरेस्ट की, जो मैंने आपको बोला थोड़ा सा लाइट पिस्ता कलर में होगा, उनकी बात करूं तो थोड़े से आपको वो बीच में दिखाई देगा, एकदम यहाँ पे. सॉरी, नॉर्थ से थोड़ा नीचे चले जाओ, वेस्ट की साइड आ जाओ, चलो वहाँ पे, राइट, वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है कौन से रीजन में अवेलेबल है उसका हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा. अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. अब हमने पहले पढ़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, अब बढ़ेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में. ठीक है. जनरली सच अ फॉरेस्ट आर फाउंड द रीजन रिसीविंग अबाउट 270 to 200 centimeter rainfall. Such a forest are found in northern east state like Himalayan foothills. Then after Chhattisgarh, Jharkhand, eastern slope of eastern Ghats,
Then after Vindhya and Satpura ranges, there are a large proportion of this forest found in India, right? जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो है उसका इस क्या कहते हैं कि भाई फॉरेस्ट की जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा स्पेस में पाए जाते हैं एंड इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट. एंड और हिमालय फुटहिल्स, वेस्टर्न घाट्स, देन आफ्टर झारखंड ईस्टर्न स्लोप में ये पाए जाते हैं. मेजर ट्रीज आर फाउंड टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, ये सारे बैम्बू हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं. एंड कैरेक्टरिस्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्ट ऑफ दिस ट्रीज? दिस कैरेक्टरिस्ट ऑफ दिस इज हियर इज दैट ट्रीज आर शेड their leaves for a 6 to 8 weeks during autumn. Evergreen space have a different type to shed that leaves, and so all these trees are never without leaves during any particular season, and these trees shed their leaves according to the season, and that is called the monsoon forest also. As I told you कि ये monsoon forest भी कहा जाता है. तो इस फॉरेस्ट की खासियत क्या है कि इसके जो लीव्स वगैरह जो होते हैं लाइक अ सीज़न वो झड़ते हैं और फिर दूसरे जो भी सीज़न आए उस हिसाब से वो अपने लीव्स के शेड आ जाते हैं. लाइक क्या करते हैं कि भाई झड़ते हैं उसी हिसाब से उनके दूसरे जो होते हैं लीव्स आ जाते हैं ऐसे. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि जैसे ही सीज़न के हिसाब से उनके पत्ते झड़ेंगे उनके हिसाब से वो न्यू पत्ते भी वहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑल्सो अ मॉनसून फॉरेस्ट. नाउ ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन. Generally, such a forests are found receiving less than 70 centimeter of rainfall. अभी डेजर्ट वेजिटेशन है तो आप समझ ही जाओ जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम जगह पाई जाएगी. नॉर्थ वेस्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा वहाँ पे हमें पाए जाएंगे. जैसे कि आपको यहाँ पे देखा होगा इतनी रेनफॉल नहीं होती जितनी वहाँ उस साइड होती है. नॉर्थ के साइड ले लो, साउथ के साइड ले लो, ठीक है, जहाँ पे इतनी नहीं होती इसलिए यहाँ पे डेजर्ट फॉरेस्ट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डेजर्ट वेजिटेशन ऑल्सो. डेट्स, jujube, acacia, cactus, khijodo, etc. common trees are found here. The roots of trees and plants are here long, deep and widespread. Leaves are shorter, which result is slower evapotranspiration process. So अगर हम डेजर्ट वेजिटेशन की बात करें विच इज़ नॉर्मली आपको पता हो कि वेयर द रेनफॉल इज रिसीव लेस, right? That's why it is called the desert vegetation, where the 70 centimeters of rainfall found. गुजरात, राजस्थान, MP, UP etc. यहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे. सेकेंड थिंग इज़ दैट आप स्टेट्स जो है वो पर्टिकुलरली प्रॉपरली याद रखना. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही होता है कि ये ट्रीज़ या ये डेजर्ट या ये वेजिटेशन या ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, विच स्टेट, तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है. डेट्स है, जुजुबी है, अकसिया है, कैटकस, इस टाइप के ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है. ये लॉन्ग डीप होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं, ठीक है. उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनकी जो प्रोसेस होती है वो स्लोअर होती है, शॉर्टर विच इज़ स्लोअर. फाइन. नाउ टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, दैट इज़ द हिमालयन वेजिटेशन. अगर यहाँ की बात करें तो हाइट उनकी होती है 1000 to 2000 मीटर, ठीक है. देन हाई माउंटेनियंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल माउंटेनियंस एरिया, उत्तराखंड. देन आफ्टर फॉरेस्ट कौन सा होता है, ट्रॉपिकल एंड ट्रीज, ओक एंड चेस्टनट. ये जो है ये आपको फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हिमालय वेजिटेशंस की बात है, ये पूरा बॉक्स दे रखा है. अब इस हिसाब से डिफरेंट क्या कहते हैं हाइट, देन एरियल स्पान, फॉरेस्ट एंड ट्रीज के नेम सब लिखे रखे हैं और उस हिसाब से वो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है. देन आफ्टर 15 to 3000 मीटर रेन, देन आफ्टर 36 मीटर टू एंड मोर देन रेन. हाई कहीं पे हाई एल्टीट्यूड दिखेगा, कहीं पे आप साउदर्न स्लॉप्स दिखेगा, कहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं वही इसमें दिखेगा. फाइन. नाउ a major characteristic of this forest is that the trees have a conical shape. That is, the branches leave towards the surface so that the snow would easily slide
down towards the land, and trees leaf are long, pointed and sticky which can conserve a humidity for longer time. अब इनका जो होता है ट्रीज का शेप कौन सा होता है? कॉनिकल शेप। स्लोप डाउन की तरह उनका शेप होता है। आपने काफ़ी सॉन्ग में या कोई ऐसी मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि ट्रीज जो होते हैं एकदम पतझड़ पे ऐसे स्नो होती रहती है, सूखे सूखे होते हैं, पूरे डाउन स्लोप की तरह, जैसे कि स्लोप की वाइज जो हमारे कैसे वो रूफ बनी हुई होती है घर की माउंटेनियस रीजन में, उसी तरह वैसे ही क्या कहते हैं कि भी ट्रीज पाए जाते हैं जहाँ पे स्नो जो होती है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे स्टे नहीं कर पाए और नीचे उतर जाए, एंड वो जो ट्रीज है वो लॉन्ग टाइम रहे, राइट। नाउ टाइडल फॉरेस्ट, दैट इज कॉल्ड अ मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट है वो ऑलमोस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? सी कोस्ट के एरिया में मिलेंगे, जहाँ पे टाइडल मीन्स व्हाट? जो सी की टाइडल्स होती है ना, कभी हाई टाइडल कभी लो टाइडल होती है, किसकी वजह से होती है? सन, मून एंड अर्थ। जैसे ही रोटेशन होता है अर्थ के ऑपोजिट, जैसे सन आ जाए तो मून की पोजीशन चेंज होती है, तो उस तरह से हाई टाइड आती है। फिर जैसे ही पोजीशन धीरे धीरे चेंज होती रहती है तो लो टाइडल आती रहती है, राइट। ये तो आपको पता ही होगा। तो उसी तरह से ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो सी कोस्ट एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी आता जाता है जाता जाता है, आता जाता है जाता जाता है, तो उस टाइप पे वहाँ की जो ज़मीन होती है वो उस तरह से फर्टाइल होती जाती है। देन आफ्टर वहाँ पे क्या होता है कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ वगैरह होती है वो उगते हैं। वहाँ के जो ट्रीज़ जो भी प्लांट होते हैं वो सबमर्ज्ड रहते हैं। क्यों सबमर्ज्ड बोले जाते हैं उसको? क्योंकि वहाँ पे कभी हाई टाइड की वजह से आधे प्लांट पानी के अंदर होते हैं और कभी लो टाइड की वजह से आधे प्लांट पानी के बाहर होते हैं। एंड उनकी जो होती है ना जो लीव्स, जैसे कि उनकी जो रूट्स होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, लाइक दिस। सी ऐसे टेंगल्ड होते हैं उनके रूट्स, है ना, इस तरह से टेंगल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो उसकी वजह से वो एकदम नीचे से टाइट होती है, जैसे कि चेन होती है ना, चेन आपने देखा होगा, चेन कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उसको खींचने से भी टूटती नहीं है। उसी तरह इनके जो प्लांट्स होते हैं इस तरह से टेंगल्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो वो एक दूसरे में क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि इसका भी रीज़न है। देखो टाइड्स क्या है, आए हेवी टाइड्स आए, लो टाइड्स आए, तो पानी का प्रभाव जिस तरह से आता जाए जाता जाए तो क्या होगा? तो उस तरह से तो वो क्या करेगा, जैसे ही हाई टाइड्स आएगी तो वो तो उनके ट्रीज को जड़ से ही हटा देगा। तूफान आता है तो क्या होता है, ट्रीज पे पानी जो होता है सुनामी वगैरह, तो उसकी टाइड जो होती है हाई टाइड, उस पर प्रेशर आता है। उस पर प्रेशर आने से क्या होगा कि वो उस जड़ से निकल जाता है, गिर जाता है। पर इसमें यहाँ पे क्यों टेंगल्ड होता है? क्योंकि ये तो है ही टाइडल फॉरेस्ट, इसको तो बोला ही गया है टाइडल फॉरेस्ट। क्यों इसको टाइडल फॉरेस्ट बोला गया? क्योंकि यहाँ की जो जड़ें हैं वो टेंगल्ड होती है एक दूसरे के साथ, और वो तो सी कोस्ट में ही पड़ी जाती है। तो जितना तूफान है, कुछ भी है, जो भी है, तो इन प्लांट्स को इफेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है। उस हिसाब से जॉइंट होने के साथ उनको कोई मतलब जो ब्रांच को है वो नीचे से उखाड़ नहीं सकता है। क्योंकि सी कोस्ट के एरिया में तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा, हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, सुनामी है तो पानी कितनी टाइड्स कितनी हाई आती है, तो उनकी जड़ों को कोई इफेक्ट कर नहीं पाए। वो इजीली क्या होता है कि भाई ऊपर से आए जाए, पर उनकी जो जड़ें होती है एकदम मजबूत होती है और उनको कोई वहाँ से निकाल पाता नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ चेन की तरह जुड़ी होती है। लाइक अ यूनिटी, इफ़ यू हैव द यूनिटी तो आपको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, अदरवाइज कोई भी खा जाता है। तो ये एक इसका ही एग्जाम्पल समझ लो, राइट। तो मैनग्रोव ट्रीज उसको बोला जाता है। देन आफ्टर दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ टाइडल फॉरेस्ट। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम पढ़ें तो टाइडल फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर लॉन्ग कोस्ट. These forests are found along Gujarat coast, in the marshy land along a Bay of Bengal coast. Trees सुंदरी एंड चेयर, ये दोनों वहाँ पे
पाए जाए हैं, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी and their importance, this we will continue on the very next lecture, and this is a too small and interesting chapter. On the very next lecture this chapter I think so will be completed. So आज हम इतना ही रखते हैं, then we will continue on the next lecture. Okay students, so till that stay home and stay safe. Thank you.